हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मेरे साथ है निधि मैम। हम दोनों आज तक आए नहीं एक साथ, ये पहला सेशन है हमारा एक साथ आने का। उसका रीज़न है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0। इतनी बड़ी बहाली मैम आ रही है बिहार में, मतलब बिहार की बल्ले बल्ले हो रही है ना। रीज़न उसका ये है क्योंकि 3.0 खत्म हुआ है और 4.0 का एग्जामिनेशन और उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है स्टूडेंट के मन में मैम कि टाइम मैनेजमेंट, जिसमें मार्क्स, लैंग्वेज पेपर, जनरल पेपर, कंसर्न पेपर, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये एक साथ कैसे कवर करेंगे स्टूडेंट्स, आप बता दो थोड़ा सा। बिल्कुल। हेलो एवरीबॉडी, हाय सर। तो बेसिकली जो अभी तक हम लोगों ने 3 फेजेस में एग्जाम्स देखे बिहार शिक्षक भर्ती के, उसमें स्टूडेंट्स को, जैसे कि सर ने मेंशन किया है, कि तीनों डोमेन्स को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है सर कि 150 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चंस है, लेकिन मेरिट तो 120 नंबर में से बनेगी। यानी कि जो बाकी के 30 नंबर हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेरिट में काउंट नहीं होंगे, बट टाइम उतना ही डेडिकेट करना पड़ रहा है। तो उस टाइम को कैसे मैनेज करें। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये जो प्रैग्मेटिक सिचुएशन है, ये यहीं खड़ी हो जाती है कि जो हमारा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है उसे हमें कितना टाइम देना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि उसको हम अटेम्प्ट करें तो भी कितना एक्सटेंड तक करना चाहिए, और नहीं करें तो प्रॉब्लम है ही है। उसके बाद आपका जो रिमेनिंग टाइम बचता है उसमें आपको कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए, कितना एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना चाहिए, एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स जहाँ बन सकते हैं तो उसको कैसे फेयर तभी के तभी लगा लेना चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट के अराउंड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर ये 3 सर्कल्स बने हुए हैं सर, ये क्या है 3 सर्कल्स? ये है मैम जो चक्रव्यूह मैंने बनाया है। हाँ जी। इस चक्रव्यूह को आपको भेदना है, ये लक्ष्य आपको भेदना है। वो तभी भेद पाओगे जब आप अर्जुन बनोगे। दैट्स वाई इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि आपको अगर बीपीएससी 4.0 में सिलेक्शन चाहिए तो आपको तीनों चीज़ों को एक साथ कवर अप करना पड़ेगा, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो जनरल पेपर हो, चाहे वो कंसर्न पेपर हो। तीनों को एक साथ मैनेजमेंट बिठाओगे तभी ये लक्ष्य को अचीव कर पाओगे यहाँ। वैसे मैम ने लिख दिया है अच्छे से, आपके पास है टाइम 150 मिनट, 150 ही मार्क्स है, लेकिन मेरिट बन रही है सिर्फ 120 नंबर से, मतलब 30 नंबर जो है वो क्वालिफाइंग है। तो वो क्वालिफाइंग को कैसे कवर करेंगे, इसमें थोड़ा सा बाइफर्केशन बता दो मैम, टाइम का कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें। बिल्कुल। बेसिकली हमने जो सबसे बड़ी बात तो ये कि हर स्टूडेंट का अपना कॉम्पिटेंसी लेवल है, तो हमने एक जेनेरिक व्यू इसीलिए लिया है क्योंकि स्टूडेंट को कई बार समझ नहीं आता है। वो क्वालिफाइंग पेपर को लेकर के इतना सेंटिमेंटल हो जाता है कि वो अपना आधा घंटा उसमें खराब कर देगा, तो बाकी मेन पेपर पे कैसे फोकस कर पाएगा। तो मेरिट क्योंकि हमारी इन दोनों सब्जेक्ट से निकलेगी, तो इसमें हमारा जो बाइफिकेशन मोटा मोटी एक एवरेज स्टूडेंट का रहेगा वो यही रहेगा कि आप कंसर्न सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा टाइम दोगे, सबसे ज़्यादा वेटेज है इसकी। 80 नंबर का ये जो अपना कंसर्न सब्जेक्ट आता है, इसमें कम से कम आपको जो है 90 मिनट देने चाहिए। मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से भी आपका मोर देन अ मिनट जा रहा है। अगर हम जनरल पेपर की बात करें तो इसमें जो है आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी पड़ती है। 4 से 5 सब्जेक्ट्स इसमें कवर होते हैं। इसमें किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है तो किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, बट हम एक इक्लेक्टिक अप्रोच को अपना रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इसका आधा टाइम जाना चाहिए क्योंकि इसकी वेटेज भी आधी है इससे, ठीक है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं स्विच करना भी पड़ सकता है। 45 मिनट्स ऑन एन एवरेज बताया। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक एक्सप्लिसिट डिविजन भी देंगे कि कैसे कैसे एक सब्जेक्ट को भी डिवाइड करना है सब डोमेन्स में। एंड लास्ट जो हमारा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, क्योंकि हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है इस पेपर को, तो मैं ये मान करके चलती हूँ इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस उर्दू या इंग्लिश प्लस बांग्ला आप ले भी रहे हो तो इसमें मैक्स टू मैक्स आपके 15 मिनट जाने चाहिए। वो भी मैंने बहुत ज़्यादा ही बता दिए हैं वैसे तो, पर हो सकता है किसी स्टूडेंट की लैंग्वेज पर इतनी कमांड नहीं है। वैसे तो सामान्य अंग्रेजी अगर किसी की सॉल्व नहीं हो पा रही है तो उसके पास हिंदी रहती है टू द रेस्क्यू। तो जो भी आप बोलचाल में यूज़ कर रहे हो, जो आप टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हो, उन्हीं को ही बस आपने इंप्लीमेंट करना है। एंड आप 15 मिनट्स क्वेश्चन पढ़कर डायरेक्टली आंसर निकालने में डेडिकेट कर सकते हो। उसमें भी आपका टाइम कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में चले जाता है, 2 पैसेजेस हिंदी में दिए जाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम चला जाता है। उस लिहाज से हम जो है 15 मिनट्स इसको डेडिकेट करके दे रहे हैं। जो संधि समास के क्वेश्चन है वो बहुत डायरेक्टली निकल जाते हैं। चलिए तो सर इसमें वैसे हमने आइडियल बनाया। देखो ये आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ कंफर्मेशन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसमें 45 मिनट ही देने हैं। ये हमने एक आइडियल अप्रोच रखी है। अगर आप इससे जाते हो तो आप ये चीजें ना पहले मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देख लेना, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसके नंबर अब मेरे इंक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो अगर आपको सपोज करो जनरल पेपर में कम टाइम लग रहा है तो आप ये 5 मिनट यहाँ से भी निकाल सकते हो, वो 5 मिनट आप यहाँ बढ़ा सकते हो, ठीक है। हो सकता है किसी का जनरल पेपर स्ट्रॉन्ग हो, मैथ्स अच्छा हो, रीजनिंग अच्छी हो, ईवीएस अच्छा हो, ये सब
एरिया अच्छा हो तो वो जनरल पेपर में कम कर देना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये वाला अच्छा है तो उसमें यहाँ बढ़ा देना, क्योंकि मैं जितना सोच के चल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट 8 सब्जेक्ट से हैं मैम, बिल्कुल सर। तो उनको मैथ्स वैथ्स में दिक्कत आएगी, Reasoning में। हाँ, तो मैथ्स रीजनिंग में दिक्कत आएगी, तो सो यहाँ आप टाइम बढ़ा सकते हो उसके हिसाब से, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैम बात कर लेते हैं एक बार जनरल पेपर पे, क्योंकि ये बड़ा चेंजेस हुआ है आपके, है ना। 3.0 में मैंने एनालिसिस भी किया, तो उसमें मैंने देखने को मिला कि ये जनरल पेपर में फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ जीएस सेक्शन और करंट अफेयर्स की, देखो करंट अफेयर्स और जीएस में अगर दोनों का देखूं मैं, तो करंट अफेयर्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, और वो क्वेश्चंस आपको जनवरी से अभी तक देखने को मिले हैं, है ना। अब हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि जीएस सेक्शन में बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, जैसे एसएसटी, ईवीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे क्वेश्चंस आप देखने को मिलेंगे आपको, तो आपको कवर अप पूरा करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते यार कि जीएस सेक्शन में 1-2 सब्जेक्ट छोड़ देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले आप जीएस सेक्शन और करंट अफेयर्स सेक्शन को अच्छा करोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसकी है और सबसे अच्छे जल्दी नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हो। देन 6 to 12th, मतलब 6 से 12वीं तक आपको मैथ्स देखने को मिला है, और रीजनिंग सिर्फ 1 से लेकर 5वीं तक वर्ग में देखने को मिले हैं। मतलब पीआरटी के अगर आप टीचर बनना चाहते हो प्राइमरी में, तो आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी जनरल पेपर में, मैथ्स नहीं देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ ये है कि रीजनिंग सेक्शन ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 to 12th में नहीं आएगा। देखो 3.0 में नहीं आया है, बस सिलेबस में मेंशन है तो आ भी सकता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं पढ़ोगे। आपको करना क्या होगा, देखो अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, जो कि मैं कवर कराने वाला हूँ आपको, ये दोनों सब्जेक्ट जनरल पेपर के, यूट्यूब पे भी, एप्लीकेशन पे भी, हर जगह, तो मैं 1 से 5 तक जो रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ, हम वो भी यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्योंकि अगर मैथ्स 6 से 12 वाले में या 6 to 8 में जूनियर में या पीजीटी टीजीटी में रीजनिंग आ गई, तो फिर आपसे नहीं क्वेश्चन सोल्व हुआ तो बुरा लगेगा, है ना। तो हमें ये पूरा सेक्शन कवर अप करना पड़ेगा। मैं मैथ्स के थोड़ा सा बाइफर्केशन आपको दे देता हूँ अभी, कैसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। पीजीटी में सिर्फ अर्थमेटिक ना आके यहाँ पे एडवांस मैथ भी पूछा जा रहा था। तो एडवांस मैथ का मतलब क्या है कि जो मेंसुरेशंस पूछे जा रहे हैं वो आपका एडवांस मैथ से आ रहा है, तो आपको मेंसुरेशन पे भी थोड़ी बहुत कमांड करनी पड़ेगी। बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, सिलेंडर क्या होता है, कौन क्या होता है, वो क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बड़ी प्रॉब्लम यहाँ होगी क्योंकि बहुत सारे आर्ट स्टूडेंट्स वाले भी होंगे, जिसमें यहाँ दिक्कत आने वाली है, यहाँ दिक्कत आने वाली है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को हम ट्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट की हेल्प से सीखेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं आपको यूट्यूब पर, हर एक रेस्पेक्टिव फैकल्टीज़ की, तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेरी ड्यूटी बन जाती है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जनरल पेपर है उसमें आप मैक्सिमम नंबर यहाँ दोनों से कैसे गेन करने वाले हो। ये जीएस सेक्शन और करंट अफेयर्स के सेक्शन का मैंने बता दिया आपको। करंट अफेयर्स करीबन जनवरी से लेके आप अभी तक कवर कर रहे होंगे। अगर नहीं किया तो थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दो करंट अफेयर्स को, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पेंडिंग छोड़ दोगे करंट अफेयर्स को, फिर वो एक साथ कवर नहीं होगा, ठीक है। जीएस सेक्शन में आपको सारी चीज़ें स्टैटिक जितना भी पोर्शन है वो साथ 1 by 1 करके कवर करना है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस, एसएसटी वाला पोर्शन, ये सारा, है ना। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी कभी कभी देखने को मिल सकता है। तो अब मैम सर एक और यहाँ पे मेरा हाँ। डाउट आता है। हाँ जी। डाउट यही आता है कि 1st to 5th में स्टूडेंट जो ये 40 नंबर में पढ़ता है पूरा, वो जो है 80 नंबर में पढ़ रहा है एज देयर मेन सब्जेक्ट, या 120 नंबर में पढ़ रहा है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट इसका है। हाँ जी, तो यहाँ पर जो वेटेज है वो टाइम डिवीजन में तो प्रॉब्लम होगी ना उसको। करेक्ट। तो कितना टाइम मैनेज करना चाहिए ऑन एन एवरेज स्टूडेंट को? टाइम मैनेजमेंट देखो ये है कि अगर आप कर रहे हो इस हिसाब से, है ना, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैथ्स और रीजनिंग में अगर आप अच्छे हो तो उस हिसाब से, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया कि टाइम डिवीजन मैंने 45 मिनट जनरल पेपर को दिए हैं। अब 45 मिनट वो डिवीजन आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है तो आप 45 को उसी हिसाब से डिवाइड कर लो, क्योंकि इसमें आपको टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। जीएस और करंट अफेयर्स में आपको टाइम नहीं लगने वाला है, सिर्फ आपको इन दोनों में टाइम लगेगा। और ये भी मैं इसलिए इंश्योर कर रहा हूँ आपको, इन दोनों में से भी मैम बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ्स अच्छा होता है या जिनकी रीजनिंग अच्छी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ट्रिक्स की हेल्प से नहीं कर पाते रीजनिंग, तो वो मैथ्स को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल सर। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं कि यहाँ पे इतना श्योर हो जाओगे आप, क्योंकि आपको आंसर निकलेगा और आपको ऑप्शन में दिखेगा। तो सबसे अच्छी बात ये होगी यहाँ की, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई रहेगी, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आप मैम आपने बता दो कंसर्न पेपर का कैसे बच्चे निकाले 80 में से। ठीक है सर। वैसे तो कंसर्न सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट की अलग अलग कॉन्स्पिरेसी होती है, अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। बट अगर मैं वर्ग 6ठी से 12वीं तक के इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें आपका जो डिवीजन है वो मेजरली यही देखा गया है। इन 4 भागों में इंग्लिश को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आ जाता है अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप मान के चलेंगे कि मिनिमम 4 to 5 पैसेजेस आपको मिलते हैं, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आपको पर पैसेज
मिलेंगे ही मिलेंगे, एंड मैक्सिमम वेटेज जिसकी 20 नंबर की जाती है। मैं ये मान करके चलती हूँ अगर आप 1 मिनट एक क्वेश्चन को भी ढूंढने में टाइम लगाओगे तो उसके बावजूद भी आपको पैसेजेस को पढ़ने में तो टाइम लगेगा। तो ये 10 मिनट का बफर इस 20 मिनट के अलावा मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि ऑन एन एवरेज स्टूडेंट आधा घंटा लगाते ही लगाता है 4 से 5 पैसेजेस पढ़ने में। हाँ, अगर उसको एक ही पैसेज दिया जाता है, उसके 20 क्वेश्चंस उसको दिए जाएंगे तो वो कंपैरेटिवली कम टाइम लगाएगा, बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ द पैसेज कि कितना इन डेप्थ एंड कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से वो पैसेज पूछा जा रहा है। तो आपका आधा घंटा इसमें डेडिकेटेड जाना चाहिए, फॉलोड बाय वोकैबुलरी। स्टूडेंट वोकैबुलरी का सेक्शन सबसे पहले स्टार्ट करता है एंड कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, होमोफोन्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके आंसर्स आपको डायरेक्टली मिलते हैं। सो ईदर यू नो द आंसर्स और यू डोंट नो देम एट ऑल। तो या तो आपको आंसर्स आते हैं, अगर आते हैं तो हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी विदाउट हैविंग टू रीड द पैसेज आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो यहाँ मैक्सिमम 5 मिनट लगने चाहिए इस इस डोमेन को अटेम्प्ट करने में। वाई? बिकॉज बहुत ही स्ट्रेट अप आप देखकर आंसर्स इसके निकाल सकते हो अगर आपने प्रायर प्रैक्टिस की हुई है। तो अप्रोच यहाँ पे जो भी लगेगी कि बिना पैसेज को पढ़े आप लोग कम से कम समय में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हो, इतनी वोकैबुलरी की कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो कि जो हम पढ़कर जा रहे हैं वही सीधा एग्जाम में आ जाए, डिफाइंड वोकैबुलरी का सिलेबस, ये सब कुछ मैं आपको रेगुलर क्लासेस में बताऊंगी। एंड अभी तक जिन 3 फेजेस में सिलेक्शन हुए हैं कैंडिडेट्स के, उनके एक्सपीरियंसेस से बताऊंगी। एंड काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया भी है कि वोकैबुलरी को पढ़ने की राइट अप्रोच कैसी होती है। तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी। अब आ जाती है ग्रामर इज टू लिटरेचर की बारी। ग्रामर जो है उसको छोड़कर पहले आप लिटरेचर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने लिटरेचर ढंग से पढ़ी है तो आप देखते ही आंसर निकाल पाओगे। तो लिटरेचर के जो 35 क्वेश्चन है, मैं 1 क्वेश्चन पर मिनट डेडिकेट कर रही हूँ, वो भी ज़्यादा है बट आप फिर भी जो है 1 क्वेश्चन पर मिनट के हिसाब से आंसर निकाल सकते हो। 35 मिनट आपको देंगे, रिमेनिंग टाइम जो है फिर आप ग्रामर को डेडिकेट कीजिए, क्योंकि ग्रामर की पढ़ाई में एंड उसके रिवीजन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम पूरा टाइम इसी को ही डेडिकेट करते हैं। कैलकुलेशंस लगती है इसमें, आपको एग्जाम्पल से मैन्युअली सॉल्व करना पड़ता है। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो प्रैक्टिकल अप्रोच आप अप्लाई कर रहे हो अपनी थ्योरी की, उसको आप 20 मिनट दे सकते हैं जो आपका रिमेनिंग टाइम है। इसी प्रकार ये जो 90 मिनट है, इसमें आप अपना सब्जेक्ट, जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, उसको एक स्ट्रैटेजी के साथ प्रोवाइड अप्लाई कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स को अगेन हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप मॉक टेस्ट्स के थ्रू ही इंप्लीमेंट कीजिए ये स्ट्रैटेजी को। इफ दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स आउट फॉर यू देन वेल एंड गुड, वरना आप टाइम जो है प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन कंसर्न सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है, 80 नंबर कोई कम नहीं होते हैं। एंड सबसे ज़्यादा आपकी जो मेरिट बनाने के लिए जो पोर्शन है आपको यहीं से मिलेगा। एक टीचर बनने की सक्षमता भी यहीं से चेक होती है कि आपका सब्जेक्ट पर होल्ड कितना है। राइट सर? बिल्कुल, मैम ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कंसर्न सब्जेक्ट को। तो देखो, अब हमने तीनों का बता दिया है ना, जनरल पेपर, लैंग्वेज का और कंसर्न सब्जेक्ट का। अच्छा सर, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में मैं एक और बात बता देती हूँ। हाँ जी। स्टूडेंट्स को ये 15 मिनट दिए भी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो हमने 3 फेजेस में वेरिएबल क्वेश्चन आस्किंग की एबिलिटी देखी ना, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस है। अगर मैं फेज 3.0 के पहले पेपर की बात करूँ जो कैंसिल हो गया था, उसमें सामान्य अंग्रेजी में ग्रामर के क्वेश्चंस आए थे जो अभी तक किसी फेज में नहीं आए हैं। तो ग्रामर भी आपको पढ़कर जानी पड़ेगी सामान्य अंग्रेजी के लिए। इसीलिए आप लोग जो है जो 6 to 8 वाला बच्चा जो ग्रामर पढ़ता है ना, उसी हिसाब से आप जो है अपनी तैयारी को रखें। सिर्फ आप सामान्य अंग्रेजी पर भरोसा कर नहीं जा सकते हो। दिस इज व्हाट आई विल से एंड सजेस्ट टू यू। बिल्कुल। तो मैम ने सब कुछ बता दिया आपको। अब देखो, ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको तैयारी करनी है नहीं करनी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है 4.0 में, तो सीरियस अभी से होना पड़ेगा, है ना। तीनों चीज़ों को एक साथ कवर अप करके चलना पड़ेगा, मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब मैम बहुत सारी क्लासेस तो हमारी यूट्यूब पे चली रही हैं, अभी हम बहुत सारे सेशंस आपके लिए कर रहे हैं। अब 1 by 1 करके सारी फैकल्टीज़ की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। वहाँ तो चली रही हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट मैम मैसेज कर रहे हैं कि हमारा एक अलाइंड वे में तैयारी कैसे कर सकते हैं हम। तो उसके लिए आप क्लासेस में आ सकते हो। हमारी ज्वाइन कैसे करनी है उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो आपको जाना है गूगल पे, या फिर आप एप्लीकेशन से भी जा सकते हो, है ना। वो आपकी चॉइस है। आपको सर्च करना है यहाँ पे adda247.com, और ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है हमारी वेबसाइट का। तो इसमें आप क्या करोगे, ऑल कोर्सेज पे जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पे टीचिंग सेक्शन दिखाई दे रहा है। अब टीचिंग सेक्शन पे जाने के बाद बिहार 1 to 5th, 6 to 8, 9 to 10th और 11 12th
या तो आप अलग अलग जाओ, है ना, जो भी स्टूडेंट जिस भी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने वाला है, जिस वर्क के एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने वाला है वो उस पर जाएगा, या फिर सीधा मैम ये टीचिंग वहाँ पे एक पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल सर। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं कि आपने अगर ये ले लिया तो सारी छुट्टी हो जाएगी। फिर जैसे कहीं खाने वाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि बर्गर भी चाहिए, पिज्जा भी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, कॉम्बो मिल तो एक जाए। कॉम्बो मिल जाए, है ना, तो मजा आ जाता है। तो इस कॉम्बो को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करके, मैम ये बहुत महंगा है, इसको कम करा देते हैं थोड़ा बिल्कुल सा। सर। तो वो कम कराने का तरीका है, इस पे कूपन कोड डाल के, जैसे आप यहाँ पे डालोगे कूपन कोड, मैम क्या डालना है एक बार आप बता दो अपना। बता दीजिए सर। तो Y516 जैसे आप डाल देते हो, Y516 इसको अप्लाई कर देते हो। अप्लाई करते ही आपको यहाँ पे एक डिस्काउंट दिख जाएगा और वो डिस्काउंट होगा 15,799 रुपए का, ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस कितना पड़ता है सर ये हमको? ये एक्चुअल प्राइस मैम माइनस करोगे तो आपको, 4200 हाँ 4199, तो यानी कि 4200 रुपए में आप एनरोल कर जाओगे कुल मिला के और वो बाद, भी 27 महीने के लिए। वो भी 27 महीने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये, इसमें सिर्फ बिहार नहीं इंक्लूड है, जितने भी टीचिंग एग्जाम आने वाले हैं या जो भी क्लासेस हमारी आने वाली है वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बट एक चीज और है मैम, एक कूपन कोड और लग सकता है यहाँ पे, पता? हाँ, वो आप बताओगे लेकिन। ये लगा लो सर, Y449 लगा लीजिए। ठीक है, ठीक है, जैसे आप लगाएंगे सेम प्राइस है, दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यहाँ पे अप्लाई तो कर सकते या हैं। तो आप 449 लगा दो, है ना, लेकिन लगेंगे ये दोनों कूपन बस, हाँ जी, या जिससे 5 क्या, से 16 लगा दीजिए एंड मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। पॉइंट यही है कि आपको नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए तैयारी करो। 27 महीने तो इतना टाइम है कि अगली बिहार की जो फेज में वैकेंसी आएगी वो भी आपका यहीं से निकल जाएगा, लेकिन तैयारी हमें नियरेस्ट वैकेंसी की करनी है। तो जितने यहाँ से एग्जाम्स आप निकाल सको उतना आपके लिए बेहतर है, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, सब्जेक्ट पर गोल्ड आएगा। ऐसी और जानकारी के लिए, ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट या मिस मैनेजमेंट का जो खेल है उसका सच जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टीचर्स अड्डा को। थैंक यू।